दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ेंगे, यानी भारत की नदियों वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दोस्तों ये टॉपिक CET एग्ज़ाम यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम जो राजस्थान में लागू हो चुका है, यानी समान पात्रता परीक्षा, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप सभी साथियों ने CET एग्ज़ाम का सिलेबस देख लिया होगा और उस सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी मेंशन की गई है, यानी इंडियन ज्योग्राफी आएगी और इंडियन ज्योग्राफी में टॉपिक भी मेंशन किए गए हैं। ठीक है, उनमें से एक टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो हम भारत की नदियों वाला टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। और भारत की नदियों में हम सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अगर हम देखें तो मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं कि जो महान जल विभाजक रेखा है उसके आधार पर जो भारतीय उपमहा तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी अब महान जल विभाजक रेखा क्या होती है? विभाजक रेखा यानी ऐसा ऊपर उठा हुआ भाग, ठीक है, जो दो क्षेत्र की नदियों के जल प्रवाह को अलग करता है। यानी ये ऊपर उठा कोई भाग है और इस क्षेत्र और ये कोई ए क्षेत्र है और ये कोई बी क्षेत्र है। अब जो ए क्षेत्र की नदियाँ वो इधर बहेंगी, ये इधर नहीं बह सकती, और बी क्षेत्र की नदियाँ हैं वो इधर बहेगी। यानी दो क्षेत्रों के जो नदियाँ हैं उनके जल प्रवाह को अलग करता है ऐसा ऊपर उठा हुआ भाग, वो कहलाता है हमारा महान जल विभाजक रेखा। ठीक है, अब इस महान जल विभाजक रेखा के आधार पर जो भारतीय उपमहा तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो हम देखेंगे, एक है अरब सागर उपमहा तंत्र और एक बंगाल की खाड़ी उपमहा तंत्र, यानी जल विभाजक रेखा के आधार पे तीन भागों में बांटा गया है भारतीय उपमहा तंत्र को। पहला, ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी। और तीसरा, अंतःस्थलीय उपमहा तंत्र। ठीक है, ये मतलब जल विभाजक रेखा के आधार पे है ये भारतीय उपमहा तंत्र का क्या है, जो विभाजन है। इसके अलावा नदियों के उद्गम के आधार पे भी 3 भागों में बांटा गया है, यानी नदियों का उद्गम। अब कुछ नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय से होता है। और कुछ नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय का जो पठार है भारत का वहाँ से निकलती है। तो इस आधार पे नदियों के उद्गम के आधार पे भी जो भारतीय उपमहा तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला, यानी जो हिमालय उपमहा तंत्र है, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। दूसरा, प्रायद्वीपीय उपमहा तंत्र जो आज हम पढ़ने वाले हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इसके अलावा तीसरा, अंतःस्थलीय उपमहा तंत्र। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो प्रायद्वीपीय उपमहा तंत्र है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वाला जो टॉपिक है या फिर उपमहा तंत्र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, साथ साथ में नोट्स आप बनाते रहिएगा। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। किस प्रकार? यानी उनके मुहाने के आधार पे, यानी कुछ नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरती है और कुछ नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, यानी मैं मैप बना लेता हूँ, आप देख लेना। आप देखेंगे जो कुछ नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरेंगी, कुछ है वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। अगर हम मुख्य नदियों की बात करें, कौन कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन कौन सी नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरती है। तो इधर आप देखेंगे एक नदी है मुख्य रूप से स्वर्ण रेखा। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे महानदी, जो हम उड़ीसा की उसको प्रमुख नदी मानते हैं, उड़ीसा की प्रमुख नदी है महानदी। उसके बाद में आती है गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, और यहाँ पे एक तमिलनाडु की छोटी सी नदी है वैगई नदी। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदियाँ हैं जो कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो एक है साबरमती नदी, साथ साथ में आप चित्र है वो बनाते रहना। साबरमती के बाद में आती है आपकी
महाई नदी, ठीक है। इसके बाद में एक मुख्य नदी नर्मदा नदी, और नर्मदा के साथ आप सभी जानते हैं एक नदी और आती है ताप्ती, ठीक है। ये जो मुख्य नदी है अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोवा की कुछ प्रमुख नदी है, ठीक है। गोवा में दो नदी है, एक है जुआरी नदी और एक है मांडवी नदी, ये अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा केरल की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे हम नाम लें तो एक तो पोनारी नदी, जिसे भरतपुंजा के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अलावा एक नदी है मुख्य रूप से, वो आपकी है पेरियार, ठीक है। ये मुख्य नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की। जो कुछ नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कुछ है वो अरब सागर में गिरती है। कौन कौन सी है एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ और आप इस चित्र को भी देख लेना। पहले जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, ठीक है। ये नदियाँ हैं वो कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और कौन से अपोहा तंत्र की है? तो प्रायद्वीपीय भारत के अपोहा तंत्र की। और अब देखिए अरब सागर में कौन सी गिरती है? तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ज्वारी, मांडवी, पोनारी, पेरियार, ठीक है। ये नदियाँ हैं वो आपकी अरब सागर में गिरती है। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियाँ जो कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये चार प्रमुख नदियाँ हैं। और अधिकांशतः जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं नदियों से आते हैं, ठीक है। वैसे तो हम सारी पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से पहले हम कौन सी नदियाँ पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल से। तो डिटेल से हम गोदावरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए गोदावरी नदी। पहले हम थोड़ा फैक्ट बात कर लेते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम, ये किन राज्यों में बहती है, ये सारी बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम चित्र के माध्यम से भी समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए गोदावरी नदी। उद्गम लिख लीजिए आप पहले। तो गोदावरी नदी है वो कहते हैं कि कलशुबाई चोटी है महाराष्ट्र में, और इस कलशुबाई चोटी का जो क्षेत्र है इसके पास ये एक पठार है, त्रियंबक का पठार है। कौन सा पठार है? त्रियंबक का पठार। और यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। और आप सभी जानते हैं जो कलशुबाई चोटी है वो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, और इसी जो कलशुबाई चोटी क्षेत्र है इसके पास पठार है त्रियंबक का पठार, वहाँ से ये नदी है वो निकलती है। अब इसका अपोहा क्षेत्र हम देख लेते हैं, यानी ये किस किस राज्य से बहती है। तो ये महाराष्ट्र से निकलती है तो महाराष्ट्र में बहेगी, फिर ये तेलंगाना, और लास्ट में आंध्र प्रदेश में, और अंत में जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ये इसका अपोहा क्षेत्र है, ठीक है। यानी पहले महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, और लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ये तो हो गया उद्गम और अपोहा क्षेत्र। अब हम देखते हैं इसका उपनाम, यानी उपनाम इसके देख लेते हैं। इसको वृद्ध गंगा कहा जाता है, ठीक है, वृद्ध गंगा। इसके अलावा इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये इसके उपनाम है, यानी इसको वृद्ध गंगा और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यानी गोदावरी नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हम फैक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए, परीक्षा में आ जाए ऐसे सवाल कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी होगी? गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है। और ये गंगा के बाद भारत की दूसरी लंबी नदी है, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसी के साथ साथ भारत की दूसरी लंबी नदी है। भारत की दूसरी लंबी नदी किसके बाद? एक नंबर पे गंगा और दूसरे नंबर पे ये, ठीक है, गोदावरी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई भी आप लिख लीजिएगा। लंबाई है इसकी 1465 किलोमीटर, यानी ये 1465 किलोमीटर लंबी है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, गोदावरी नदी है उसका उद्गम कलसुबाई चोटी क्षेत्र
के पास त्रियंबक का पठार है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ये महाराष्ट्र से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में बहती है। उसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद में उपनाम देखें तो इसको वृद्ध गंगा और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा ये भारत की दूसरी लंबी नदी है गंगा के बाद। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसकी लंबाई की बात करें तो 465 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ, इसकी ट्रिब्यूटरी। यानी इसकी ट्रिब्यूटरी देखते हैं, सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ देखिएगा, अगर आप ऐसे मैप में इसको देखेंगे गोदावरी नदी को, तो ये यहाँ से आपको बहती हुई मिलेगी। इसका मतलब ये इस दिशा में बह रही है। ठीक है, इस दिशा में। इसका मतलब जो ऊपर वाला इसका हिस्सा होगा वो इसका होगा लेफ्ट साइड, और नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो होगा राइट साइड। यानी यहाँ से जो नदियाँ आएगी वो मानी जाएगी इसकी बाईं साइड की सहायक नदियाँ, और जो इस साइड से ऐसे नदियाँ जाके मिलेगी इसमें, वो इसकी मानी जाएगी राइट साइड या दाईं साइड की सहायक नदियाँ। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको लिखाता हूँ कि इसकी कौन कौन सी नदियाँ हैं जो इससे राइट साइड से मिलती है और कौन कौन सी नदियाँ हैं जो इससे लेफ्ट साइड से मिलती है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये चित्र मैं आपको बाद में भी बना के बताऊँगा। तो सहायक नदियाँ देखेंगे, पहले हम देखते हैं राइट साइड की, यानी दाईं साइड से कौन सी नदियाँ हैं इसमें मिलती हैं। ठीक है, राइट साइड सहायक नदियाँ तो 2 है, एक प्रवारा नदी और एक है मंजारी। ठीक है, प्रवारा और मंजारी नदी है, इसकी 2 राइट साइड की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा लेफ्ट साइड से देखें तो लेफ्ट साइड से अनेक नदियाँ आके इसमें मिलती है। लेफ्ट साइड की सहायक नदियों में बात करें तो वेन गंगा, ठीक है, इसके अलावा पेन गंगा, इसके अलावा पूर्णा नदी, इसके अलावा प्राण हिता नदी। ठीक है, इसके अलावा इंद्रावती नदी और सिलेरू नदी। सिलेरू नदी एक बार फिर से आप देख लीजिए, वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सिलेरू, ये सारी नदियाँ हैं वो गोदावरी में लेफ्ट साइड से आके मिलती है, यानी लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ हैं। जबकि राइट साइड की 2 ही है, ये 2 ही राइट साइड की नदियाँ हैं, प्रवारा और मंजारी नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये लगभग हमारी गोदावरी नदी कंप्लीट हो गई, क्योंकि जो CET एग्जाम है उसकी दृष्टि से इतना डीपली गोदावरी नदी एकदम सही है। ठीक है, यानी इतनी डीप से क्वेश्चन आएगा जितना मैंने आपको कराया, यहीं से क्वेश्चन गोदावरी नदी के बारे में अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है CET एग्जाम में तो ये यहीं से आएगा। ठीक है, अब चित्र के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं वो कहाँ कहाँ से मिलती हैं। वैसे जैसे पेनगंगा का उद्गम आपको याद नहीं करना है, ये कहाँ से मिलती है ये कोई बातें आपको नहीं करनी है। जैसे चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये गोदावरी नदी है, ठीक है, ये इस प्रकार इधर आगे आप समझ लीजिए बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये आपकी कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। ठीक है, तो ये 3 जो राज्यों से बहती है, पहला महाराष्ट्र, इधर यहाँ पे फिर तेलंगाना। ठीक है, इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, यानी सॉरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 3 जो है राज्यों से बहती है। और इसमें हम बात करें कि जो मैंने आपको बताया था कि कुछ नदियाँ हैं वो राइट साइड से मिलती हैं, कुछ लेफ्ट साइड से मिलती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपकी नदियाँ हमने बात की थी राइट साइड से मिलती है, तो उनमें हमने प्रवारा का नाम देखा था, प्रवारा नदी। तो ये प्रवारा महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र में इस नदी में मिल जाती है। ठीक है, प्रवारा नदी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक नदी है मंजारी नदी, वो निकलती है महाराष्ट्र से, और ये कहते हैं कि तेलंगाना में जाके है वो मिलती है किसमें, गोदावरी में। ठीक है, इसके अलावा एक नदी जो सिलेरू नदी है वो लेफ्ट साइड की नदी है। कौन सी नदी है, लेफ्ट साइड की नदी। लेफ्ट साइड में हमने बात की थी पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा, इंद्रावती, सिलेरू, प्राणहिता आदि नदियों की बात की थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, एक जो सिलेरू नदी है वो ऊपर उड़ीसा से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, नाम याद आ रहा है मुझे। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आके ये नदी है वो मिल जाती है। कौन सी नदी,
सिलेरू नदी, सिलेरू नदी, ठीक है। और सिलेरू नदी पे उड़ीसा में बाली मेला परियोजना, अगर आप याद रख पाएँ तो ठीक है, बाली मेला परियोजना, ठीक है, स्थित है कहाँ पे, सिलेरू नदी उड़ीसा में, यानी ये बाली मेला परियोजना आपकी उड़ीसा में है। और सिलेरू नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप सभी जानते हैं गोदावरी की। इसके अलावा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में गोदावरी नदी पे एक बांध बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, पोलावरम बांध, ठीक है। पोलावरम बांध बना हुआ है आंध्र प्रदेश में, किस नदी पे, गोदावरी नदी पे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपकी पेनगंगा वैनगंगा है, वो यहाँ से महाराष्ट्र से निकलती है और यहाँ पे जो आपकी पेनगंगा आके मिलती है और इधर से आपकी वैनगंगा भी मिल जाती है, दोनों आके तेलंगाना में मिल जाती है, ठीक है। प्राणहिता भी इस पेनगंगा की सहायक नदी है, वो यहाँ पे आके इसके लिए बाद में ये गोदावरी की सहायक नदी हो जाती है। अब हम बात करें और कौन सी नदी, पूर्णा नदी, तो पूर्णा नदी भी यहाँ से आके मिल जाती है लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इतनी नदियाँ हमने है वो पढ़ी, यानी गोदावरी की सहायक नदी है ये, ठीक है। यहाँ पे आप गोदावरी का उद्गम लिखना चाहें तो इस प्रकार, यानी ये आपके कलशुबाई जो कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी ये हो गई, और यहाँ पे ये आप त्रियंबक का पठार आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप हैं गोदावरी नदी को पढ़ सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये याद रखिएगा जो पोलावरम बांध है वो किस नदी पे है, गोदावरी पे, और किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हमने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नाम, ये एपी लिख रखा है मैंने, तो यहाँ पे मैं आंध्र प्रदेश ही लिख देता हूँ, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में पोलावरम बांध स्थित है। तो हमने गोदावरी नदी के बारे में डिटेल से पढ़ा। आगे हम और जो कृष्णा कावेरी जो ये मुख्य नदियां हैं, महानदी, इनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये जो प्रायद्वीपीय अपवातंत्र है उसका हिस्सा है। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।